हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को और देखते हैं आज के दिन यानी 5 अक्टूबर में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहे हैं, कौन कौन से प्रमुख हेडलाइंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करते हैं आज के पहले हेडलाइन से। पहली हेडलाइन है जो बेहद महत्वपूर्ण है और आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। नीरज चोपड़ा ने जीता है लगातार दूसरा एशियन गोल्ड। ठीक है, इससे पहले 2018 में भी और अब जो है पुरुष वर्ग में इनको जो है एशियन गोल्ड फिर से जो है प्राप्त हो गया है, इन्होंने जीत लिया है। भारत ने एशियन गेम 2023 में पुरुषों की भाला फेंक फाइनल में गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों हासिल किया है इस बार। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ के ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क मेन स्टेडियम में आयोजित जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण और किशोर कुमार जेना का नाम भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बहुत ही उभरते हुए बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं किशोर कुमार जेना जी। ठीक है, इन्होंने रजत पदक प्राप्त कर लिया है इसमें। जापान के रोड्रिक जेन की डीन हैं, इन्होंने अपने 5वें प्रयास में 82.68 मीटर का थ्रो करके तीसरा स्थान हासिल किया है, यानी कि यह इनको कांस्य पदक हासिल हुआ है। यहां पर लिस्ट दी गई है, वेस्ट थ्रो जो रहा है वह भी दिया गया है। तो रैंक 1 पर आप देखेंगे नीरज चोपड़ा, इंडिया से जो बिलोंग करते हैं, हमारे देश भारत से। इन्होंने 88.88 मीटर जेवलिन थ्रो किया है और यह पदक अपने नाम किया है जो स्वर्ण पदक है। दूसरे नंबर पर देखेंगे आप तो किशोर कुमार जेना, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने 87.54 मीटर जो है थ्रो किया है और सेकंड स्थान पर रहे हैं इस प्रतियोगिता में और इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है, यह भी हमारे इंडिया से हैं। ठीक है, तो 2 पदक जो है इसमें अपने देश के नाम है। तीसरा जो है आप देखेंगे तो रोड्रिक जेन की डीन, यह जापान के निवासी हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 82.68 मीटर जो है यह थ्रो किए हैं और तीसरे स्थान पर रहे। इनको जो है कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो तीनों लोग हैं, तीन लोगों का नाम और साथ ही साथ जो वेस्ट थ्रो है इनका जितने मीटर का, यह विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है 4x400 मीटर रिले में भारत की पुरुष टीम ने जीता है गोल्ड। ठीक है, यह भी आपके एशियन गेम से ही संबंधित जो है हेडलाइंस है। हांगझू में एशियाई खेल 2023 में अनस मोहम्मद याहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल, वरिया थोड़ी और राजेश रमेश, ये 4 लोग थे। इनकी जो है भारतीय चौकड़ी ने पुरुष की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता है। जबकि आप देखेंगे विद्या रामराज, ऐश्वर्या मिश्रा, प्राची और शुभा वेंकटेशन, इन 4 लोगों की जोड़ी देखेंगे। इन्हों जो महिला टीम की थी, यह जो है 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। पुरुष वर्ग में भी आपने देखा इन 4 लोगों का नाम और महिला में भी आपने देखा नाम। ठीक है, पुरुषों के द्वारा स्वर्ण पदक लाया गया है इस प्रतियोगिता में और जो महिला टीम हमारे देश की रही है उन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि कुछ ऐसे खेल हैं जिसको कई सारे बच्चे नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है 4x400 मीटर रिले? तो आप यहाँ पर इमेज देखकर थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते होंगे कि दौड़ से संबंधित होता होगा कोई खेल। तो आइए समझ लेते हैं एक बार कि किस प्रकार से खेला जाता है, क्या होता है 4x400 मीटर रिले। अगर बात करें तो 4x400 मीटर रिले में प्रत्येक देश के 4 धावक शामिल होते हैं और जो हाथ में एक बैटन के साथ समान दूरी की दौड़ लगाते हैं। आप देखे होंगे कई बार मूवियों में या रियल में भी आप देखे होंगे, अगर इस खेल को जो है आप पसंद करते होंगे खासकर, तो आप देखते होंगे कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, उनके हाथ में जो है, एक खिलाड़ी के हाथ में एक बैटन होता है और इसके साथ समान दूरी की दौड़ यह लगाते हैं। एक सर्कल होता है, एक सर्कल के बाद वह दूसरे एथलीट को बैटन पास करते हैं, पीछे से पकड़ाते हैं और फिर वह एथलीट सर्कल
पूरी करता है और 4 एथलीट ऐसा करते हैं और आखिरी वाला जो एथलीट की दौड़ होती है वही निर्णायक साबित होती है। ठीक है, तो जो शुरू से लीडअप लिया रहता है या फिर जो बीच में भी कई बार ऐसा होता है कि बीच में भी लीड ले लेते हैं धावक, तो फाइनली यही डिसीजन होता है कि जो फाइनल एथलीट होता है उसकी दौड़ जो है सबसे प्रमुख होती है, वही जो है निर्णायक होती है इस गेम में जो है विजेता की। ठीक है, तो 4 लोगों के द्वारा 4 लोगों की यह टीम, ऐसे आप कह सकते हैं कि एक टीम दौड़ होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या होता है 4x400 मीटर रिले खेल। दोस्तों चलते हैं अगली हेडलाइन पर। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता मिल गई है। क्या है इसको देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर की उत्कृष्ट पश्मीना शिल्प को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग की मान्यता मिली। यह मान्यता राज्य की समृद्ध विरासत और शिल्प कौशल का प्रमाण है। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पश्मीना शिल्प का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। यह एक प्रकार का देखिए शॉल होता है यह। ठीक है, पश्मीना शॉल बहुत फेमस है। एक प्रकार की विशेष भेड़ या जो है बकरी आप कह सकते हैं, जो हिमालयी रीजन में खासकर जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, उनके खाल से निकाला जाता है और बहुत पहले से जो है प्रथा कुछ एक कबीले या एक समुदाय के द्वारा वहां पर देखने को मिल रहा है। यह प्राचीन काल का है जब इसे शाही परिवार और कुलीन द्वारा संरक्षण दिया जाता था। जो वहां के कुलीन लोग होते थे, शाही लोग होते थे, वह जो इसको संरक्षण देते थे। हिमालयी बकरियों की मुलायम पीठ से प्राप्त उत्कृष्ट पश्मीना ऊन अपनी अद्वितीय गर्मी और शानदार अनुभव के लिए जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही मुलायम होता है और बहुत ही शानदार जो है किस्म का इसका वस्त्र या जो है वस्तु बनता है। सदियों से यह कला के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें कुशल कारीगर पारंपरिक तरीके का उपयोग करके साल, स्कार्फ और अन्य सामान जो ठंडक के होते हैं वह बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा पश्मीना को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। विश्व शिक्षक दिवस। आपको ज्ञात होगा कि 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं भारत में, और उसी के ठीक एक मंथ बाद 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो साल 1966 में राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक बैठक हुई थी। इसमें शिक्षकों के अधिकारों, दायित्वों, रोजगार और आगे की शिक्षा को बढ़ाने के लिए उसकी गाइडलाइन बनाने की सिफारिश की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में विश्व शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए 5 अक्टूबर 1994 को 100 देशों के समर्थन से इस सिफारिश को पारित कर दिया, और इसके बाद हर साल आप देखेंगे तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 2023 की थीम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसको जान लीजिए। इसकी थीम है इस बार, हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता है। इस वर्ष की यह थीम है। इस थीम का प्राथमिक उद्देश्य अगर हम देखें तो शिक्षकों की संख्या के गिरावट को रोकने के लिए और वैश्विक मंच पर उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए यह कदम उठाना है एक प्रकार का, इस जो है थीम के साथ। ध्यान रखिएगा इसका थीम, और हर साल यह जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन, और इस दिन को राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आप देखेंगे तो 2020 से डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता और पैदा करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले हेडलाइन की तरफ। तमिल लेखिका है एक अंबाई, इनको जो है टाटा लिटरेचर लाइफ प्राप्त हुआ है, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। आइए देख लेते हैं। तो तमिल लेखिका अंबाई, जिनका जन्म कोयम्बटूर में CS लक्ष्मी के रूप में हुआ, जो प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ से इनको सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय लेखन और साहित्य की दुनिया में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में प्रदान किया जाता है।
पिछले प्राप्तकर्ताओं में आप देखेंगे तो अनीता देसाई, मार्क टूली, अमिताभ घोष, रस्किन बांड और गिरीश कर्नाड जैसे प्रसिद्ध लेखक भी शामिल हैं। तो ये कुछ प्रमुख लेखक भी इसमें हैं और साथ ही साथ तमिल लेखिका अंबाई का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जिनको जो है टाटा लिटरेचर लाइफ प्राप्त हुआ है हाल ही में। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। अर्जुन मुंडा ने चौथे EMIRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन अभी किया। केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा जी। इन्होंने 3 अक्टूबर 2023 को देहरादून में चौथे एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक उत्सव एक जो है इस विद्यालय में सांस्कृतिक उत्सव एक वार्षिक उत्सव है, जिनका भारत के सभी कोनों से आदिवासी छात्रों द्वारा उत्सुकता से इंतजार जो है किया जाता है। इस वर्ष 3 से 6 अक्टूबर तक चलने वाली 4 दिवसीय कार्यक्रम में 22 विभिन्न राज्यों से 2000 से अधिक आदिवासी छात्र इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, शामिल हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा इस उत्सव के बारे में, बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगली हेडलाइन है पर्यटन मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 का उद्घाटन किया है। तो भारत के पर्यटन मंत्रालय ने नई दिल्ली में पैसिफिक एशियन ट्रेवल एसोसिएशन यानी कि PATA, इसको पाटा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्रेवल मार्ट 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया और इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का यह 46वां संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शानदार अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर यानी कि ICC में आयोजित किया जा रहा है। 4 से 6 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले यह कार्यक्रम पर्यटन पेशेवरों और व्यावसायिक हितधारकों की एक वैश्विक सभा के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैक से आपको इंडिकेट किया गया है, किसी कलर से जो इंडिकेट किया जाता है, इस पर विशेष आपको गौर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह हाईलाइटेड जो है लाइंस होती है जो आप लोगों के लिए मैं करके लाता हूं। ठीक है, रिवीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। अपने भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित किया है। भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया, जो देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। हल्दी की खेती प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य और कर्नाटक, साथ ही साथ MP, उड़ीसा, बंगाल और गुजरात में की जाती है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वैश्विक हल्दी बाजार में इसकी 62% की हिस्सेदारी है। 2022-23 के दौरान बांग्लादेश, UAE, अमेरिका और मलेशिया को 1.53 लाख टन हल्दी और 207.45 मिलियन डॉलर के उत्पादन निर्यात किए गए। बोर्ड की केंद्रीय गतिविधियों से उम्मीद है कि 2030 तक हल्दी निर्यात 1 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को जो अधिसूचित किया गया। अगली हेडलाइन है बेंगलुरु में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ठीक है, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 7 और 8 अक्टूबर 2023 को बेंगलुरु के यमलूर में न्यू अकादमी में होने वाला है। इस वर्ष आयोजन का विषय जो है वह आपका ध्यान रखिएगा, कहानियों के बिना बचपन क्या है, यह इसका विषय है। महामारी के बाद बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। वे अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्वीकरण, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और बदलते हुए मूल्यों और कई अन्य कारकों जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं। नतीजतन त्योहार इन परिवर्तनों को संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने का प्रयास करता है। तो आप ध्यान रखिएगा यह जो 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होना है। ठीक है, तो आज के इतने प्रमुख हेडलाइंस थे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूं कि एक एक हेडलाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी और उसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने को भी मिले होंगी जो आपके एग्जाम में सीधे आपकी मदद करेंगी। ठीक है, इसका रिवीजन आप जरूर कर लीजिए और इसको जो है आप रिवीजन के लिए
या तो नोट कर लीजिए जब आपका लाइव सेशन चलता है, या फिर मैं आपको एक नंबर दे देता हूं 8130502762। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप मांगेंगे पीडीएफ को, तो आपको यह पीडीएफ, इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा जहां पर डेली बेसिस पर जो आपका करंट अफेयर्स चलता है उसका पीडीएफ यहां डाल दिया जाता है, जो कि आपको बार बार मांगने की आवश्यकता ना पड़े, सुविधाजनक तरीके से आप उसको हासिल कर लें। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने इन सारे मुद्दों पर चर्चा किया जो आज के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। और कल मिलते हैं हम लोग, कल की क्लास में अपना 6 अक्टूबर की जो क्लास होगी उसमें देखेंगे 6 अक्टूबर में घटित होने वाली सभी प्रमुख घटनाओं को जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने की संभावना बनती होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।